तीनों ने जो जोड़े एक बार आपके सामने रिपीट करता हूँ। आशीष के 2 हैं, इंडस टावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो इन्होंने ऐड किए हैं। प्रशांत ने एक ही ऐड किया है, अदानी टोटल। दूसरा स्टॉक वो सेकंड हाफ में करेंगे। और विकास के जो 2 स्टॉक है उसमें डीसीएम श्रीराम और एबी कैपिटल, ये 2 एडिशन उन्होंने किए हैं। और इसके साथ जानना चाहते हैं जिसमें 2 लोग मार्केट पे बुलिश हैं, एक को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अटका हुआ है, आइदर मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे। चलिए, मैं एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा आज करनी ज़रूरी है, उसका नाम है करेंसी। 80 के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है रुपया। तो गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा स्टेप लिया था, जहां पे आप पैसे यहाँ पे ला के रख सकते हैं, बॉन्ड मार्केट के लिए उनको बोला था। उसके बाद कल एक और उपाय किया, लेकिन वो डायरेक्ट करेंसी को स्टेबल करने का नहीं था, वो पेमेंट सेटलमेंट का एक सिस्टम था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप रुपए में इसको डील कर सकते हैं। लेकिन रुपया इस वक्त भी आप देखिए 79 रुपये 62 पैसे पे लगभग पहुंच चुका है। तो इतनी वीक हो चुकी है करेंसी। इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है, कारण? देखिए, कल की जो मूव थी आरबीआई की, वो अच्छी मूव थी। उससे कम से कम 17-18 बिलियन डॉलर्स की आउटफ्लोज जो हमारे इंपोर्ट के अगेंस्ट रशिया से अभी इस समय होनी चाहिए, वो मार्केट में हिट नहीं होगी। साथ साथ में 4-5 बिलियन डॉलर का हम अज्यूम करते हैं कि हमारी ट्रेड डेफिसिट भी कम होनी चाहिए, बिकॉज आप आईएनआर में सेटल करोगे तो आपको डॉलर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मूव अच्छी है। और आने वाले समय पे जिन कंट्रीज में डॉलर के सैंक्शंस लगाए गए हैं और जिनको स्विफ्ट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उन कंट्रीज के साथ इंडिया की ट्रेड आईएनआर में सेटल हो सकती है। वो अच्छी बात है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम खर्च होंगे। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली इंटरनेशनली यूएस डॉलर में काफ़ी तेजी है। यूरो जैसी करेंसी अब 20 ईयर हाई पे ऑलमोस्ट डॉलर के अगेंस्ट पैरिटी के आसपास टच कर चुकी है। और साथ साथ में प्रेशर रुपए में इस समय बरकरार है। और अच्छे खबर के बाद भी अगर रुपया में मंदी है, इसका मतलब अभी थोड़ी स्टीम बाकी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है नीरज कि हम लास्ट लेग में है। अब हो सकता है 80-81 जो भी लेवल्स पे रुपया जाए, बट 1.5% से ऊपर की यह वीकनेस मुझे पर्सनली नहीं लग रही है, क्योंकि मार्केट में एक्सट्रीम पेसिमिज्म बिल्डअप हो चुका है। तो मेरे ख्याल से एक्विटीज में भी 10-15% मैक्स, रुपए में भी 1.5-2% और ग्लोबल करेंसीज में भी अब 3-4% मैक्सिमम की मूवमेंट। 10-15% तो बहुत ज्यादा है अभिषेक। आपने हल्के से कह दिया 10-15%। हमारे खिलाड़ी सुन रहे होंगे बेचारे, 10-15% तो बहुत हो गया। तो काफी लोगों की व्यू है कि भाई 15,200 में निफ्टी शायद बॉटम कर गया है। मेरी पर्सनल व्यू है कि शायद एक डिप और दे दे मार्केट में, बट ब्रॉडली आई थिंक लास्ट लेग है। लास्ट लेग से ऊपर अब नहीं जा रहा। अभिषेक, मुझे एक चीज समझाए, आपकी इस बात से मैं सहमत होते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि परसेप्शन के आधार पे या बहुत पेसिमिज्म है, चार्ट पे दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है कि ये लास्ट लेग है, या फिर आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं फंडामेंटली या कोई डॉट कनेक्ट कर रहे हैं आप, जिससे आपको लगता है कि करेंसी 81 के आसपास जाके फिर रुक जाएगी और फिर धीरे धीरे नीचे आएगी? कई लोग तो कह रहे हैं कि अब इसी तरीके से चलेगी और नीचे आएगी। क्योंकि अगर आप डॉलर को देखें, डॉलर इंडेक्स को देखिए तो वो बहुत हाई पे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएस में बाय डिज़ाइन करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और अभी जिस तरीके से वहाँ जॉब डेटा, इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। तो फिर कैसे आपको लगता है कि रुपया अब यहाँ पर रुक जाएगा 80-81 पे? देखिए, ऐसा है कि आप एक चीज समझिए कि ग्लोबली जितनी करेंसी स्ट्रांग हुई है, हमारी करेंसी उतनी वीक नहीं हुई है। मतलब यूएस डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है, हमारी करेंसी करीब करीब 6-6.5% वीक हुई है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना, तो हमारी करेंसी बहुत वीक होती थी। बट इस समय क्या है, आप अगर 585 बिलियन डॉलर्स के आसपास रिजर्व में बैठे हो और आरबीआई हर 2-3 दिन के अंदर में कोई ना कोई बड़ी नोटिफिकेशंस लेके आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इस आरबीआई के रिजाइम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि डेप्रिशिएटिंग रुपी
इस समय जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं आरबीआई कोई ना कोई इनफ्लो का पैरामीटर ले आएगा आज नहीं तो कल, जहां पर आप देखोगे कि अचानक से ही बहुत सारा पैसा इंडिया में आने लगेगा। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं एक दूसरी वैसे आप अगर मेजर करो जिसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारे रुपए एक दो दिन पहले तक करीब करीब 4% ओवरवैल्यूड था। तो मेरे ख्याल से अब ये जो 81 के नज़दीक अगर पहुंच जाता है तो हमारी डेप्रिसिएशन ओवरवैल्यूएशन भी कम हो जाती है। तो आई थिंक वी शुड बी एट फेयर वैल्यू अराउंड दैट। और इंडिया को हमेशा से थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर। तो ये सब देख के ऐसा नहीं लगता मुझे कि हम एक रन डाउन डेप्रिसिएशन मोड पे जाएंगे। हैविंग सेड दैट, एक बार फॉरवर्ड प्रीमियम्स बढ़ जाए और एक्सपोर्टर्स की पोजीशंस वापस बिल्डअप होने लगेगी। और जी अभिषेक, एक लास्ट चीज समझाइए। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स हैं और मैं इससे सहमत भी हूँ। गवर्नमेंट के मूव्स, आरबीआई के मूव्स ये एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं जिससे करेंसी का स्टेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो। एक तो फैक्टर ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मूव। एक जो नेचुरल या इकोनॉमिक मूव ये है कि यूएस रेट बढ़ाता जाएगा 3.5-4% तक जाएगा और करेंसी उनकी और स्ट्रांग होगी। तो अगर हम बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स ले रहे हैं और उधर उनकी डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स हैं उसको रोक लेंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर आपको 2013 की बात याद हो, हाँ, उस समय जब इन्होंने स्वैप मूव लिया था तो इन्होंने 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी थी इनडायरेक्टली। करेक्ट। इन्होंने कहा कि भाई आप पैसा ले आओ, बाद में जो आपके कॉस्ट ऑफ स्वैप है उसको हम सब्सिडाइज कर देते हैं। और इन्होंने 5-10 बिलियन एक्सपेक्ट किया था, 30 बिलियन पैसा आ गया क्योंकि सिंगापुर दुबई मार्केट्स में लोगों ने लेवरेज कर करके इंडिया में पैसा डाला क्योंकि इनको फ्री में स्प्रेड 14। हेलो। ओ बिल्कुल, जब